आज हम बात करेंगे दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर जी के विचारों पर। सावरकर भारतीय इतिहास का एक बहुत ही विवादित पुरुष रहे हैं। उनकी महानता को लेकर या अ, उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर के हमेशा दो विचार रहे हैं और हमेशा बल्कि आज़ादी के बाद तो उन्हें बहुत ही निकृष्ट दृष्टि से देखते हुए गांधी जी का हत्यारे के रूप में ट्रीट किया गया और उन्होंने अपना जीवन बड़े ही गुमनामी और बदनामी में बिताया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सावरकर के विचारों को पढ़ेंगे या सुनेंगे और इसके बाद मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं सर्च करें, मेरे विचारों को भी फाइनल ना माने, स्वयं सर्च करें और मुझसे डिसएग्री करें या एग्री करें, वो उनकी इच्छा है, बल्कि वो डिसएग्री करें ज़्यादा अच्छा है। तो सावरकर एक ऐसा व्यक्ति है, मुझे वाजपेयी जी की वो कविता याद आती है, सावरकर जैसे आग, सावरकर जैसे ज्वाला। तो वो एक ऐसा पुरुष है, एक ऐसा पुरुष है जो कि ज्वाला से भरा है, क्रांति की ज्वाला से भरा था बचपन से। उनका जन्म किसी धनाढ्य परिवार में नहीं, वो बड़े साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। माता का निधन हो गया और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, पर इसके बावजूद भी सावरकर ने अपने अध्ययन को चालू रखा और राजनीति में घुस गए। छात्र राजनीति से शुरू किया और राजनीति में घुस गए और बचपन से ही वो हिंसात्मक या फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट से बचते नहीं थे, उसके लिए तैयार रहते थे। तो इस तरह के एविडेंस भी उनकी लाइफ से मिलते हैं। और जब वो उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर और अपने समकालीन लोगों के साथ मिलकर मित्र मेला और इस तरह की व्यवस्थाओं में काम करना शुरू किया और ग्रास रूट से युवाओं को राष्ट्र चिंतन के प्रति संगठित करना शुरू किया देश की आज़ादी के लिए, तो फिर वो तिलक जी की तिलक जी की नज़र में आए बिल्कुल। और तिलक जी ने ही फिर उनके लिए एक माध्यम बने कि उनके सहयोग से श्याम जी कृष्ण वर्मा और राणा जी, एस.आर. राणा जी की जो स्कॉलरशिप भारतीय मूल के बच्चों के लिए इंग्लैंड से मिलती थी, वो उनको मिली, जिसका लक्ष्य था भारतीय युवाओं में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला जगाना। इंडिया हाउस ये काम कर रहा था, तो वहाँ जाके सावरकर को जाने का मौका मिला। और जब सावरकर इंडिया हाउस पहुँचे तो वहाँ उनको अपनी तरह बहुत से यंग क्रांतिकारी मिले, चाहे वो मदन लाल ढींगरा हो या कई अन्य युवा साथी हों। उनसे श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वयं हो, उनसे सावरकर का परिचय हुआ और वहां भी सावरकर की जो आग थी, उसकी जो ज्वाला थी, वो जल रही थी। वो क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे थे, भारत को हथियार स्मगल करने में इन्वॉल्व हो रहे थे। अभी तक ब्रिटिश सरकार का शिकंजा उन तक पहुंचा नहीं था, पर वो आने वाले थे जद में। इसी दौरान उन्होंने 1857 की क्रांति को लेकर के एक अपनी पुस्तक लिखी। मैं ये तो नहीं कहता कि वो पुस्तक बड़ी हिस्टोरिकली बड़ी एग्जैक्ट होगी, वैसे तो इतिहास में कभी भी इतिहास लेखन एग्जैक्ट नहीं होता। हमेशा इतिहास एक आइडियोलॉजी से लिखा जाता है, एक दृष्टिकोण से कहानी बताई जाती है, क्योंकि वो कहानी होती है। तो जब ब्रिटिश उस 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह के रूप में देख रहे थे, तो सावरकर ने ये बताने का प्रयास किया कि ये भारत की आज़ादी की अंग्रेज़ों से पहली लड़ाई है, स्वतंत्रता संग्राम है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक किताब उन्होंने लिखने का प्रयास किया, ब्रिटिश आर्काइव्स और उसके एविडेंस को लेकर के उस युवक ने प्रयास किया। और जब ये पता लगा तो उसकी पुस्तक को अंग्रेज ने छपने नहीं दिया, कई भाषाओं में बैन कर दिया गया। फिर फाइनली एस.आर. राणा जी के सहयोग से उनकी किताब किसी अन्य भाषा में जाके छपी, तब जाके वो पुस्तक स्मगल होकर के भारत पहुंची। और बाद में सावरकर को कई अंग्रेज अधिकारियों के भारत में मर्डर के केस में पकड़ लिया गया। इवन ऐसा कहा गया कि मदन लाल ढींगरा को भी सावरकर ने उकसाया था विलियम कर्जन वाइली की हत्या करने के लिए। और जो उसके लास्ट जो उद्गार थे, उसमें भी सावरकर ने उनको हेल्प की कि आप ये बोलिए
इस तरह के इल्ज़ाम लगे सावरकर पर और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके जब उन्हें ट्रायल करके इंडिया लाया जा रहा था, तो भी वो जहाज़ से कूद पड़े और कूद करके फ्रेंच एम्बेसी में पहुंच गए कि भाई मुझे शरण दीजिए, मैं आपकी भूमि पे आया हूँ। हालांकि फ्रांसीसियों ने उस टाइम उन्हें शरण नहीं दी, पर बाद में बड़ा फेमस इंटरनेशनल लॉ में असाइलम का केस बना सावरकर का। पर नॉनदलेस वो इंडिया आए और उन्हें 50 साल की उम्र कैद हुई और सज़ा भी मिली काले पानी की। और काले पानी की सज़ा अंग्रेज़ अपने सबसे कठोर प्रतिद्वंदियों के लिए छांट के रखते थे और सावरकर को ये सज़ा हुई और बड़ी ही क्रूर यातनाएं वहाँ दी जाती थी। सब्सिक्वेंटली सावरकर को ये रियलाइज़ हुआ कि अब शायद मेरी ज़िंदगी का अंत यहाँ हो जाएगा इन जेल में, जैसा कि हर व्यक्ति को होता है। तो उन्होंने एक और मार्ग अपनाया और पटिशन देनी शुरू कर दी कि मैं सुधर जाऊँगा, मुझे आने का मौका दीजिए। यदि ब्रिटिश मुझे मौका देते तो मैं क्लेमेंसी करता हूँ। मैं कभी दोबारा हथियार नहीं उठाऊँगा और संवैधानिक दायरे, जैसे गांधी जी संवैधानिक दायरे में चल रहे थे, नेहरू जी संवैधानिक दायरे में चल रहे थे, उस तरह से मैं चलूँगा और कभी भी फिर हिंसा को मैं मोटिवेट नहीं करूँगा। जो शुरू में मैं सपोर्ट करता था, मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। ये सावरकर ने कहा। कई साल लग गए सावरकर को। उसके बाद जा कर के 15-20 सालों के बाद सावरकर की पिटीशन मानी गई और फिर भी उनको नज़रबंदी रखा गया जब वो महाराष्ट्र लौटे, रत्नागिरी में। और जब वो जेल में थे सावरकर, और उसके बाद जब वो जो गांधी जी का खिलाफत आंदोलन के बाद जो मोपला रायोट्स हुए और उसमें बड़ी संख्या में हिंदू ज़मींदारों का नरसंहार किया गया मुस्लिम लेबर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा। हालांकि वो लड़ाई पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ थी, पर वो फिर हिंदू मुस्लिम हो गई। तो और उस टाइम जो खिलाफत आंदोलन से भारत के मुसलमानों में जो एक मुस्लिम समुदाय में जो एक पैन इस्लामिक चेतना आ रही थी कि हम पहले मुसलमान हैं फिर हम इंडियन हैं। हमारी एक मुस्लिम कॉन्शियसनेस है, मुस्लिम उम्मा है जो आज भी एक कॉन्सेप्ट जीवित है। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर है वो, तो कि हम पहले मुसलमान हैं फिर कोई कंट्री है हमारी। तो पहली कमिटमेंट हमारे अपने दीन के प्रति। ये जो सोच उन्होंने जब देखी, जेल में लोगों से मिले, जेलर को देखा, उनके बर्ताव देखे, तो वहाँ से उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा कि कहीं न कहीं भारत में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर अब एक पैन इस्लामिक चेतना आ गई है और वो अपने को भारतीय ना होकर के एक इस्लामिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं और भारत को वो एक पॉलीथीस्ट की भूमि के रूप में अब देख रहे हैं। तो जब ऐसी परिकल्पना उनके पास आई तो रत्नागिरी पहुंचकर जब वो नज़रबंदी में आए तो उन्होंने 2 चीज़ें की। एक तो उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ प्रयास शुरू किया, जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की अपने लेखन में, अपनी दैनिक प्रक्रिया के जीवन में। और दूसरा उन्होंने प्रयास किया हिंदुओं को संगठित करने का, और यही उन्होंने अपनी किताब एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व लिखी। उनका ये मानना था कि हिंदू वो हैं जो कि भारत की भूमि में अपनी पवित्र भूमि को देखते हैं, इसको अपना पवित्र फादरलैंड मानते हैं। यहाँ उनके कोई पवित्र नदी है, कोई धार्मिक पुरुष है, कोई ऐसा संस्था है जो भारत से बाहर से अपने को जोड़ के देखते हैं, वो हिंदू नहीं है। तो ये सावरकर का बेसिकली एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है हिंदू नेशन का, हिंदू राष्ट्र का, कि जिस भी व्यक्ति की, जिस भी समुदाय की फर्स्ट कमिटमेंट, पहली आइडेंटिटी इस लैंड से होगी, वो हिंदू है। और जो इस लैंड को अपना सेकेंडरी मानेगा और जहाँ से वो आया है या जहाँ से वो अपने को ट्रेस कर रहा है वो भारत से बाहर जगह है, तो वो हमेशा नॉन हिंदू होगा और वो कभी भी इस राष्ट्र के प्रति सावरकर के अनुसार उतना कमिटेड नहीं होगा जितना कि हिंदू होगा, क्योंकि वो उसका फादरलैंड है। ऐसा सावरकर का मानना था। तो ये एक तरह का एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट सावरकर ने दिया है। कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट सावरकर ने दिया ये उसी तरह का जैसे ब्रिटिश नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, फ्रेंच नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, कि जो फ्रांसीसी भाषा को बोलने वाले, फ्रांसीसी कल्चर को एक्सेप्ट करने वाले, फ्रांस की महानता को स्वीकार करने वाले ही फ्रांसीसी नागरिक हैं। उसी तरह से ब्रिटिश क्राउन की गरिमा को मानने वाले, ब्रिटिश लाइफस्टाइल को मानने वाले, उसके एथिक्स को मानने वाले, उसकी लिबरल वैल्यूज़ को मानने वाले ही ब्रिटिश नागरिक होंगे। ये उस तरह का कॉन्सेप्ट अगर उसको पढ़ के देखें हम, एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व को, तो उसमें सावरकर कोई धर्मतांत्रिक राज्य स्थापित नहीं करना चाहते। उनका ये मानना था जो जो स्टेट होगा वो अपने नागरिकों से धर्म के हिसाब से, कोई रिलीजन के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होगा। पर जहाँ तक नेशनलिज्म का सवाल है तो नेशनलिज्म के लिए आपका हिंदुत्व से जुड़ना ज़रूरी है।
और इस लैंड पे आपका स्पिरिचुअल फेथ, इस लैंड के प्रति आपका डिवोशन होना ज़रूरी है, ये सावरकर मानते थे। जहाँ तक कोई और सिटीज़न यहाँ रह रहा है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वो रह सकता है, कानून की दृष्टि में वो बराबर होगा। परंतु जो राष्ट्रवाद का जो सेहरा है, वो हिंदुत्व की दृष्टि से लगेगा, ऐसा उनका मानना था कि अगर आप भारतीय राष्ट्रवाद में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आपको भारतीय भूमि की पवित्रता को स्वीकार करना पड़ेगा और अपनी प्रथम आइडेंटिटी भारतीय बतानी पड़ेगी, बाकी सब उसके बाद। ये उनका मानना था सावरकर जी का। और सावरकर इतने दूरदृष्टा थे, इतने लंबा वो देख सकते थे। उनका ये दिख रहा था कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे और देश आज़ाद हो जाएगा। पर दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग ने एक अलग देश की तहरीर चला दी थी, तकरीर चला दी थी, जिसमें कि मुसलमानों के लिए एक अलग होमलैंड की मांग थी। तो ऐसे में सावरकर हिंदुओं को मोटिवेट कर रहे थे कि आप भी अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित हो जाओ। उनका मेन झगड़ा ये था कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कि अगर हम देखें ब्रिटिश आर्मी में और पुलिस में, जो लॉ एंड ऑर्डर और जो आर्मी है, उसमें पठान और जो पाकिस्तान की जो पंजाबी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उनका दबदबा ज़्यादा था मुस्लिम कम्युनिटी का एज कम्पेयर टू हिंदूज़ का। तो सावरकर का ये मानना था कि अगर कहीं अंग्रेज़ के जाने के बाद भारत में भी कोई सिविल वॉर होती है, तो उसमें जो हिंदू समुदाय है वो वीक पड़ जाएगा, क्योंकि उसका मिलिटराइजेशन नहीं हुआ है। जबकि मुस्लिम समुदाय पहले से मिलिटराइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। हिंदू समुदाय उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ऐसा सावरकर मानते थे। तो इसीलिए उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और हिंदुओं से विशेषकर अनुरोध किया कि आप बढ़ चढ़ कर जाओ और आर्मी में भाग लो, ताकि आप ट्रेंड होके आओ। कल को अगर सिविल वॉर होगी तो आप अपने इंटरेस्ट को बचा सकते हो। ये बात सावरकर ने बोली। इसके अतिरिक्त उन्होंने 6 या 7 एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री और इस तरह की कई किताबें लिखी। उनका एक कंट्रोवर्शियल जो रिमार्क है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय जितने भी शासक हुए, जो कि मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ खड़े हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे सिख हो, उन लोगों ने, या उससे प्राचीन समय में कई पृथ्वीराज चौहान हो, उन लोगों ने कभी भी अपने आक्रांताओं के के के, के साथ जो युद्ध किए वो अपनी सभ्यता के हिसाब से किए। मुस्लिम आक्रांताओं के आने से पहले भारत में युद्ध के कुछ नियम थे कि सिविलियंस को तंग नहीं किया जाता था, उनकी माँ बेटियों को लूटा नहीं जाता था, उनकी संपत्ति पे गलत हाथ नहीं डाला जाता था। तो इन लॉज को उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। शिवाजी ने कभी नहीं तोड़ा, हमारे महाराणा प्रताप ने कहीं नहीं तोड़ा, या हमारे पृथ्वीराज चौहान ने कभी इनको वायलेट नहीं किया। कभी किसी महिला को जीतने के बाद किसी राजघराने की महिला को बांटा नहीं गया या वहाँ की औरतों को बेचा नहीं गया। जबकि जब भी बाहर से आने वाले आक्रांता जब जीतते थे, वो हिंदू समाज की औरतों को, बच्चियों को उनकी बोली लगती थी, उनको जबरन कन्वर्ट किया जाता था। भारतीय राजाओं ने कभी किसी को कन्वर्ट नहीं किया, करने की जबरदस्ती कोशिश नहीं की। ये सावरकर ने कहा। अगर सावरकर बोलते हैं कि अगर हमारे शासकों ने भी वही व्यवहार उनके साथ किया होता, तो दोबारा कभी भी कोई इस्लामिक आक्रांता ये हिम्मत ना करता कि जीतने के बाद हिंदू बहु बेटियों के साथ गलत करता। ये बात सावरकर ने बोली। जिस तरह की बहमनी शासकों ने इकट्ठे होकर विजयनगर राज्य के बाद जो अत्याचार किए, जिस तरह की टिप्पू सुल्तान ने जीतने के बाद बड़ी संख्या में जो है हिंदू बहन बेटियों के साथ कन्वर्जन कराए, ऐसा सावरकर कहते थे। तो सावरकर के कुछ विचार कईयों को पसंद आते हैं, कईयों को नहीं पसंद आते, पर सावरकर का ये मानना था कि जो बेसिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी भारत में है, जो उस समय अनडिवाइडेड में इंडिया में, वो अपने को रूलर के रूप में देखती है अंग्रेज़ों से पहले का, और वो अपने आप को इनहेरेंटली हिंदू समुदाय से ऊंचा मानती है कि हम यहाँ के प्राचीन राजा थे, वो हम यहाँ के वर्तमान राजा थे। अंग्रेज़ों के आने से पहले हम मुगल थे, हम दिल्ली सल्तनत थे और ये लोग हमारे अंडर थे। तो वो कभी भी हिंदुओं के साथ अगर वो कमज़ोर होंगे समझौता नहीं करेंगे। उनको समझाने का, उनको बताने का एक ही तरीका है, वह शक्ति। यदि हिंदू समाज संगठित नहीं होगा तो वो कुचल दिया जाएगा, ऐसा सावरकर मानते थे। और बहुत समय तक सावरकर को एक अछूत समझा गया, आज भी समझते हैं कई लोग। पर जितना समय बीत रहा है, सावरकर की जो दृष्टि है वो बड़ी दूर तक दिखाई दे रही है।
बड़ी दूर तक उनके उनके दृष्टा होने की संभावनाएं आज हमको दिख रही हैं। जो मुस्लिम उम्मा की उन्होंने बात की थी कि इस्लामिक पैन इस्लामिक कॉन्शियसनेस है जिससे कि इंडिया के लिए खतरा है, ये बात उन्होंने उस टाइम बोली थी, वो आज भी देखते हैं। कश्मीर में भी जो अलगाववाद हो रहा है वो इस्लामिक कॉन्शियसनेस के नाम पे हुआ कि हम इस्लामिक आइडेंटिटी में जुड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान की क्रिएशन भी इस्लामिक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के बेस पे हुई कि हम एक हिदन देश के अंदर नहीं रहेंगे, हम इन मूर्ति पूजकों के अधीन नहीं बैठ सकते, हमें अपने हित की रक्षा करनी। और आज़ादी के बाद पाकिस्तान डेफिनेटली एक थियोक्रेटिक स्टेट बना, जबकि उसके संस्थापक जीना जी खुद एक एथिस्ट थे। वो एक थियोक्रेटिक स्टेट बना और उसने अपना इतिहास बिल्कुल जैसे सावरकर ने बोला, आज भी उनके इतिहास के म्यूजियम में वो अपने को गौरी, गजनबी और उनसे जोड़ते हैं। हालांकि उन सभी के पूर्वज इंडियन ही थे, पर वो अपने इतिहास को आज भी जब उनके म्यूजियम में देखते हैं पाकिस्तान में, तो गजनी, गौरी और बाबर ये उनके आदर्श हैं। हालांकि उनमें से कोई भी एक उनका पुरखा नहीं था, उनके पुरखे भारत के ही थे। तो ये भारत से जो एक एलिनेटेड, अलग होकर भारत से देखने की खुद की जो वृत्ति थी, इसको सावरकर पॉइंट आउट कर रहे थे। और ये आज भी हम देख सकते हैं पाकिस्तान की साइकी में। तो इस तरह से हम देखें तो सावरकर के कुछ विचार जो है दूरदृष्टा भी थे, पर सावरकर कभी भी भारत में थियोक्रेटिक स्टेट नहीं चाहते थे। उनका स्टेट उतना ही मॉडर्नाइज था जितना कि ब्रिटिश स्टेट, जिसमें कि उनके सपनों का स्टेट, जिसमें कि हर एक व्यक्ति को कानून की दृष्टि में समान समझा जाएगा। परंतु राष्ट्रवाद की दृष्टि से हिंदुत्व ही भारत की पृष्ठभूमि होगी, ऐसा सावरकर मानते थे। धन्यवाद।